अच्छा, जरा एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जो हर साल जितना कमाती है उससे कहीं ज्यादा, मतलब कई गुना ज्यादा इन्वेस्ट करती है, और इसके बावजूद वो डूबती नहीं बल्कि और बड़ी होती जाती है। ये एक ऐसी फाइनेंशियल मशीन है जिसे भारत के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए, आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर किसी के पास 100 रुपए हैं, तो वो 1000 रुपए की शॉपिंग कैसे कर सकता है? ये एक ऐसी फाइनेंशियल पहेली है जो सुनने में तो नामुमकिन लगती है, लेकिन रिलायंस इसे लगभग हर साल कर रही है। ठीक है, अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये हैरान करने वाले हैं। देखिए, रिलायंस के हाथ में जो पैसा असल में बचता है, जिसे हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं, वो है करीब 13,000 करोड़। लेकिन वो नए बिजनेस में लगा कितना रही है? 1,31,000 करोड़ रुपए। ये तो सीधा सीधा 10 गुना का अंतर है। मतलब ये ऐसा हो गया कि आपके एटीएम में 100 रुपए हैं और आप 1,000 रुपए की शॉपिंग करके आ गए। तो सवाल यह है कि आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इस पूरे रहस्य को समझने की चाबी है ये कॉन्सेप्ट, इन्फिनिट कैपिटल चक्रव्यूह। जी हाँ, ये महाभारत के चक्रव्यूह जैसा ही एक फाइनेंशियल फॉर्मेशन है, जिसमें 5 परतें हैं। हर परत अगली परत को बचाती है और बाहर से देखने वाले को सिर्फ कंफ्यूजन ही नजर आता है। तो चलिए, रिलायंस के इस फाइनेंशियल चक्रव्यूह के अंदर चलते हैं। हम एक एक करके इन 5 परतों को तोड़ेंगे और समझेंगे कि पैसा कहाँ से पैदा होता है, उसे घुमाया कैसे जाता है, उसे बढ़ाया कैसे जाता है, और फिर आखिर में उससे और ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाता है। हर चक्रव्यूह का एक केंद्र होता है, एक कोर। रिलायंस के लिए ये नींव कैश पर टिकी है, और उससे भी ज्यादा उस कैश से बनी विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी पर। और ये है चक्रव्यूह का वो कोर, जामनगर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी। ये एक ऐसी मशीन है जो हर रोज, जी हाँ, हर दिन लगभग 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पैदा करती है। रिलायंस के कुल रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा हिस्सा यहीं से आता है। यही है उनका कैश इंजन। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा सीधे किसी नए प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जाता। नहीं, ये कुछ ऐसा बनाता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है बहुत शक्तिशाली, और वो है प्रतिष्ठा। फाइनेंशियल भाषा में कहें तो क्रेडिट रेटिंग। ये प्रतिष्ठा कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दुनिया के कैपिटल मार्केट्स रिलायंस को भारत सरकार से भी ज्यादा भरोसेमंद कर्जदार मानते हैं। उनकी क्रेडिट रेटिंग हमारी सरकार की रेटिंग से ऊपर है। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें आसानी से और सस्ते ब्याज दर पर बहुत बड़ा लोन मिल सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चक्रव्यूह की अगली परतों में जा रहे हैं, जहां रणनीति कैश पैदा करने से ज्यादा उसे रिसाइकल करने और गुणा करने पर फोकस हो जाती है। तो दूसरा घेरा है इनविट्स का। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक घर बनाया। अब आपको कैश चाहिए, तो आपने एक ट्रस्ट बनाया, घर उसके नाम कर दिया, और फिर ट्रस्ट को बेचकर कैश वापस अपनी जेब में डाल लिया। इससे आपकी बैलेंस शीट भी साफ रहती है, कोई कर्ज नहीं दिखता। रिलायंस ने ठीक यही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया। और ये कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं है। जियो के लिए जो फाइबर नेटवर्क बिछाया गया, जो टेलीकॉम टावर्स खड़े किए गए, और जो गैस पाइपलाइन थी, इन सबको इन ट्रस्ट्स में डालकर रिलायंस ने करीब 78,000 करोड़ रुपए का कैश वापस अपनी जेब में डाल लिया। ये पूरे चक्रव्यूह का एक बहुत ही चतुर मूव है। अब आती है चक्रव्यूह की तीसरी दीवार, बॉन्ड्स। अपनी मजबूत क्रेडिट रेटिंग के दम पर रिलायंस बॉन्ड मार्केट को अपने दूसरे एटीएम की तरह इस्तेमाल करती है। उन्होंने हाल ही में एक ही बार में 20,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड इशू किया, जो भारत में किसी भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा इशू है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। ये धीरूभाई अंबानी की फिलॉसफी थी कि हर कैपिटल मार्केट एक एटीएम है। सोचिए, 1997 में उन्होंने 100 साल का बॉन्ड इशू किया था, और वही फिलॉसफी आज भी जिंदा है। 2024 में उन्होंने $3 बिलियन का इंटरनेशनल लोन उठाया। वही डीएनए, वही सोच। अब हम चक्रव्यूह की सबसे अंदरूनी और सबसे शक्तिशाली परत पर पहुंच गए हैं। यहीं पर असली खेल होता है, जहां पैसों का जादू अपने चरम पर पहुंचता है। तो ये था निर्णायक मोड़। जियो के ऊपर 1,00,000 करोड़ का कर्ज था। अब कोई भी निवेशक एक कर्ज से लदी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा? तो मुकेश अंबानी ने एक मूव चला। जियो का पूरा कर्ज उठाकर
पेरेंट कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट पर डाल दिया। बस एक ही झटके में जियो कर्ज मुक्त हो गई। और हाँ, ये पूरी तरह से लीगल है। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। अप्रैल से जुलाई 2020 जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी, तब मुकेश अंबानी की ऑफिस में दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों की लाइन लगी थी। सिर्फ 58 दिनों के अंदर फेसबुक और गूगल जैसे 14 बड़े निवेशकों से 1,52,000 करोड़ रुपए जुटाए गए। ये कोई एक बार की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक खाका है जिसे बार बार दोहराया जाता है। पहला कदम, एक बिजनेस को बड़े पैमाने पर बनाना और उसका विस्तार करना। दूसरा कदम, जब बिजनेस मैच्योर हो जाए तो उसे पेरेंट कंपनी से अलग करके लिस्ट कर दो, ताकि बाहर के निवेशक उसमें पैसा लगा सकें और आप कैश निकाल सकें। और आखिर में बस इसे दोहराते रहो। यही टेम्पलेट अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल बिजनेस के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है। बनाओ, बढ़ाओ, अलग करो, पैसा बनाओ और फिर से शुरू हो जाओ। तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी मशीन को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। क्या ये सच में एक इन्फिनिट मनी ग्लिच है? क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रह सकता है? तो ये है पूरी तस्वीर। तेल से कैश आता है, उस कैश से बनी प्रतिष्ठा पर बॉन्ड से और कैश उठाया जाता है, इंफ्रा बनाकर उसे इन्वेट्स में बेचकर पैसा रिसाइकल होता है, और फिर एक स्पिन ऑफ करके इक्विटी से अनलिमिटेड पैसा आता है। हर रुपया एक सर्किट पूरा करता है और हर सर्किट के बाद बढ़कर वापस आता है। इसमें कोई शक नहीं कि मशीन अभी भी काम कर रही है, लेकिन इस बार दांव एक नहीं, कई हैं। एआई, ग्रीन एनर्जी, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, सब एक साथ। इतने बड़े दांव एक साथ पहले कभी नहीं लगे। तो सवाल ये है, क्या नई पीढ़ी इस इन्फिनिट कैपिटल चक्रव्यूह को ऐसे ही घुमाती रह पाएगी, या इस बार दांव कुछ ज्यादा ही बड़ा है?